चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर शहर आज कैसा दिखाई देता है। मैं आपको लेकर चलूंगा उस ऐतिहासिक शहर में जो कभी पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करता था। हम चलेंगे इस शहर में बनी हुई आना सागर झील पर, जो पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज चौहान या जिनको आना जी कहा जाता है उनके द्वारा बनाई गई थी, जिसके संबंध में ऐसा कहा जाता है कि जब तुर्की आक्रमण से यहां की भूमि रक्त रंजित हो गई थी और चारों ओर मांस के लोथड़े पड़े हुए थे, तो उन्हें साफ कराने के उद्देश्य से अर्णोराज चौहान ने इस झील का निर्माण कराया था। हम चलेंगे उस दुर्ग में जिसे अकबर दुर्ग या मैगजीन दुर्ग या दौलत खाना कहा जाता है। यह वही दुर्ग है जहां पर मुगल शासक अकबर और आमेर के राजकुमार मानसिंह के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनाई गई थी। वर्तमान में यह राजकीय संग्रहालय है और इस राजकीय संग्रहालय में आज भी हमारे इतिहास की अमूल्य धरोहर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हम चलेंगे सोनी जी की नसिया में, जहां पर सोने से बनी हुई अयोध्या नगरी देखने को मिलती है। और यदि समय रहा तो इनके अतिरिक्त और भी जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान होंगे मैं वहां का भी भ्रमण आपको करवाऊंगा। मैं रमन भारद्वाज, और आइए हम अपने इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। बालपणा में सिमरिया काली राख्यो हरी से अरे हेत बिचारा क्या करे तेरा, चिड़िया तो चुगी खेत लारे रे गिरे ते अमर बाता रे जावे सो। अभी हम हैं शहर के बीच में बनी हुई आना सागर झील पर। इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज चौहान के द्वारा वर्ष 1137 ईस्वी के लगभग करवाया गया था। आज का नजारा बहुत ही खूबसूरत है और मौसम उतना ही सुहावना है। और अगर आप यहां रात्रि में आते तो ऐसा लगता है मानो जैसे पूरी झील रोशनी में नहाई हुई हो। लोग यहां रात्रि में आते हैं, वॉकिंग करते हैं, म्यूजिकल फाउंटेन का आनंद लेते हैं और झील के किनारे पर बने हुए सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेते हैं। ये लोग भी सेल्फी ले रहे हैं, हम भी सेल्फी ले लेते हैं। और अगर आप भी आना सागर झील पर आए तो आप भी सेल्फी लीजिए। इसी झील के दूसरे किनारे पर एक गार्डन बना हुआ है जिसे दौलत बाग या सुभाष उद्यान कहा जाता है। इस गार्डन का निर्माण मुगल शासक जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। आप इस गार्डन में घंटे 2 घंटे व्यतीत कर सकते हैं और प्रकृति की गोद में आपको बहुत ही सुकून और बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। इसी गार्डन में झील के किनारे एक पेवेलियन बना हुआ है जिसे 12 दरी कहा जाता है। इस 12 दरी का निर्माण मुगल शासक शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। जब भी शाहजहां अजमेर के दौरे पर आया करता था तो इस 12 दरी में विश्राम किया करता था। यहीं 12 दरी के निकट आप बोटिंग के लिए टिकट ले सकते हैं। बोटिंग के जरिए या तो आप पूरी झील का चक्कर लगा सकते हैं या इसी झील में बीच में बने हुए उस टापू पर जा सकते हैं। उस टापू पर बच्चों के मनोरंजन के लिए पर्याप्त साधन है। वहां पर एक चिंपांजी बना हुआ है, एक हाथी बना हुआ है और इसके अलावा एक डायनासोर भी बना हुआ है। और डायनासोर को देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह सचमुच का ही डायनासोर है। इसी टापू पर एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है और यहीं पर हमको एक सज्जन मिले जिन्होंने अपने लोक वाद्य से, अपनी लोक कला से हमारा बहुत मनोरंजन किया। आप भी उनकी इस लोक कला का आनंद लीजिए। आना सागर झील के बाद अब चले आइए इस दुर्ग में। यहीं पर मुगल शासक अकबर और आमेर के राजकुमार मानसिंह के द्वारा मेवाड़ के स्वाभिमानी शासक महाराणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण की योजना तैयार की गई थी, जिसका परिणाम हमको वर्ष सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में देखने को मिलता है। मुगल शासक अकबर के द्वारा यहां से एक बहुत विशाल सेना मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के विरुद्ध रवाना की गई थी। इस दुर्ग का निर्माण वर्ष सन 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा कराया गया था। इसी कारण इसे अकबर दुर्ग कहा जाता है, इसे दौलत खाना भी कहा जाता है और इसे मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। यह बहुत सामरिक महत्व का हुआ करता था। जैसा स्पष्ट है कि अजमेर राजपुताना के बिल्कुल मध्य में आता है और मध्य में आने के कारण ही अजमेर को राजस्थान या राजपुताना का हृदय कहा जाता है। मध्य भाग में स्थित होने की वजह से ही यहां से राजपुताना की सभी रियासतों पर बहुत आसानी से नियंत्रण रखा जा सकता था और इसी को ध्यान में रखते हुए मुगल शासक अकबर के द्वारा अजमेर में इस अकबर दुर्ग का निर्माण कराया गया था।
मुगलों के पश्चात अंग्रेजों का इस दुर्ग पर अधिकार रहा और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक यहां अंग्रेजों का दबदबा रहा। और 28 मई सन 1857 ईस्वी को जब नसीराबाद के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल फूंक दिया था, नसीराबाद जो कि वर्तमान में अजमेर जिले के अंतर्गत ही आता है, तो उन नसीराबाद के क्रांतिकारियों के द्वारा एक भारी भूल कर दी गई थी। वो क्रांति का बिगुल फूंकने के बाद दिल्ली की ओर चल पड़े थे, जबकि वो दिल्ली की ओर जाने की बजाय राजपुताना के अजमेर में स्थित इस दौलत खाना पर अपना अधिकार कर लेते तो उनकी स्थिति मजबूत हो जाती, क्योंकि यहां पर अंग्रेजों का बहुत भारी मात्रा में गोला बारूद था, उनका शस्त्रागार हुआ करता था। और यदि क्रांतिकारियों के हाथों यह शस्त्रागार पड़ जाता तो राजपुताना में उन अंग्रेजों की स्थिति बहुत चिंताजनक हो जाती और बहुत कमजोर हो जाती। यहीं पर पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद बरदाई की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। और क्या गजब है वो कलाकार जिसने अपनी कला से इन दोनों मूर्तियों को जीवित सा कर दिया। पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे ये मूर्तियां नहीं बल्कि सचमुच पृथ्वीराज चौहान अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और यह आभास होता है कि मैं उनके दरबार का ही कोई दरबारी हूं। और यहीं दरबार में ही मेरे सम्मुख पृथ्वीराज चौहान के मित्र और उनके राजकवि चंद बरदाई के द्वारा वो इतिहास लिखा जा रहा है जिसे जानने को लेकर आने वाली पीढ़ियां उत्सुक रहेंगी। यदि आप भी 15-20 मिनट यहां खड़े रहें और पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को और चंद बरदाई की मूर्ति को निहारते रहें तो आपको भी ऐसा आभास होगा कि आप स्वयं उस इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं जिसे आने वाली पीढ़ियां बरसों तक पढ़ती रहेंगी। चंद बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। हालांकि पृथ्वीराज रासो को लिखने का कार्य चंद बरदाई ने आरंभ किया था, जिसे उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र जलहण के द्वारा पूर्ण किया गया था। पृथ्वीराज रासो से हमें जानकारी मिलती है कि सन 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में जब मुहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और बंदी बनाकर जब गजनी ले जाया गया और वहां पर पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी गई, तो चंद बरदाई भी वहां पर पहुंचे और पृथ्वीराज चौहान को एक कविता के माध्यम से सुल्तान की स्थिति के बारे में बताया। और यह संकेत पाकर पृथ्वीराज चौहान, जिनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी, उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाकर सुल्तान को वहीं मौत के घाट उतार दिया। वो कविता इस प्रकार से थी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। मतलब इस कविता के माध्यम से चंद बरदाई ने यह बताया कि सुल्तान कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है और चौहान तुम मत चूको। वो 4 बांस की प्लस 24 गज की प्लस 8 अंगुल की ऊंचाई पर बैठा हुआ है। और यह संकेत पाकर पृथ्वीराज चौहान ने सुल्तान को वहीं मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पृथ्वीराज रासो की विश्वसनीयता के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। अलग अलग सोर्सेज से हमें पृथ्वीराज चौहान के अंतिम समय की अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। जैसे पृथ्वीराज प्रबंध में हमें यह जानकारी मिलती है कि सन 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित होने के बाद मुहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अजमेर में ही कैद कर लिया था। और अजमेर में जहां पृथ्वीराज चौहान को कैद किया गया था, उसी के सम्मुख मुहम्मद गोरी अपना दरबार लगाया करता था। इस स्थिति को पृथ्वीराज चौहान ने असम्मानजनक पाया और अपने पूर्व मंत्री प्रताप सिंह को यह कहा कि मुझे एक धनुष और बाण लाकर दो, मैं इस सुल्तान को यही मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन जब इस बात का पता मुहम्मद गोरी को चला तो मुहम्मद गोरी ने एक गड्ढे में पृथ्वीराज चौहान को फिंकवाया और उन पर पत्थर गिरवा दिए, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि पृथ्वीराज चौहान का अंतिम समय कैसा रहा, इसके संबंध में एक वीडियो मैं पहले से ही बना चुका हूं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आज से 5000 साल पहले महिलाएं कैसे आभूषण पहना करती थी। यह देखिए, आज से 5000 साल पहले की महिलाओं की चूड़ियां, मिट्टी की बनी हुई चूड़ियां हैं। और यह देखिए, मिट्टी के मनकों से बनी हुई गले की माला। मतलब कितनी भोली औरतें हुआ करती होंगी कि उस समय मिट्टी के आभूषणों से राजी हो जाती थी। लेकिन आज ऐसी गलती मत कर लेना। अगर इस प्रकार के मिट्टी के आभूषण आपने लाकर दे दिए तो 2 दिन का राशन पानी बंद हो जाएगा। दूसरा, पता नहीं ये कहावत मेरे को क्यों याद आ रही है कि आ बैल मुझे मार। बाकी आप समझ गए होंगे, आप समझदार हैं। तो ये हमारी इस दुर्ग की यात्रा थी, जिसे वर्तमान में सरकार के द्वारा एक म्यूजियम के तौर पर विकसित किया गया है। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूं सोनी जी की नसिया में। तो अभी हम आ चुके हैं सोनी जी की नसिया में। यह दरअसल एक जैन मंदिर है जिसे राजस्थान के करौली के लाल पत्थर से निर्मित किया गया है। वर्ष 1864 ईस्वी में मूलचंद सोनी और नेमीचंद सोनी के द्वारा इस मंदिर की नींव रखी गई थी। हालांकि उस समय इस मंदिर को इतनी लोकप्रियता नहीं मिली थी, लेकिन बाद में वर्ष 1895 ईस्वी में जब इस मंदिर के पिछले भाग को विकसित किया गया, जिसको आज गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी कहा जाता है,
या प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ या जिनका नाम आदिनाथ है, उनकी अयोध्या नगरी के रूप में जब इसको विकसित किया गया तब इस मंदिर को लोकप्रियता मिली। तो आप अगर इस रूट पर आते हैं, दुर्ग के आसपास आते हैं, तो उसके बिल्कुल निकट ये म्यूजियम पड़ता है। यहाँ प्रति व्यक्ति 10 रुपये की टिकट लेकर आप यहाँ की सुंदर कारीगरी देख सकते हैं। यहाँ इस मंदिर में 1000 किलो सोने का उपयोग किया गया है और इसकी छतों पर ये जो बॉल हैं ये चांदी की बॉल लगाई गई हैं। तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत आकर्षक जगह है। हालांकि अभी अजमेर में भ्रमण के लिए और काफ़ी स्थान हैं, हम पुष्कर भी जा सकते हैं। इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। इसके अतिरिक्त 2.5 दिन का झोपड़ा भी है, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। बाकी बचे हुए स्थानों को किसी और टूर में हम कवर करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद।